हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लाया हूं फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन डियर आप गेस क्वेश्चन मानो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन मानो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एंड इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया, तो जो बंदा इंग्लिश वाला है तो वो इंग्लिश में भी इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो हिंदी है तो वल्ले वल्ले। तो चलते स्टार्ट करते। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट करो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले। एंड आपकी क्लास कंटिन्यूसली डेली क्लासेस चल रही, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। ओके, तो क्लास को मिस करने की कोशिश ना करें और वीडियो का एक एक क्वेश्चन को आप मेरे बातों को ध्यान से समझे सुने भी, ताकि सुनने और समझने से इतना तो होगा कि 75% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एंड जब उसको आप फिर से रिवीजन करोगे तो 100% आपके माइंड में पूरा फिक्स हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे है यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल? जीवाश्म ईंधन की हानियां बताना है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या है इसके बारे में बताना है। देखिए, जीवाश्म ईंधन की हानियां निम्नलिखित हैं। पहले मैं हिंदी बताता हूं और इंग्लिश वाला मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। जो हिंदी वाले प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझना है तो हिंदी में समझ लो, है ना, और इंग्लिश का देख लेना अच्छे से। चलिए तो पढ़ते, जीवाश्म की क्या हानियां, जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या है, नुकसान क्या है। पहली बात है, यह बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है ना, जैसे कोयला से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब कोयला का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं खाना पकाने में। तो क्यों? क्योंकि कोयला बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, ठीक है ना। पहला खामियां हो गया। दूसरी हानियां यहाँ पे है, यह रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा एंड प्रकाश उत्पन्न भी करता है। मतलब जो रासायनिक क्रिया होता है तो इसमें ऊष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तीसरा है, यह मन चाहे ढंग से ऊर्जा उत्पत्ति नहीं कर सकता। जैसे हम गैस चूल्हा पका रहे हैं, चूल्हा पे कोयला वाला चूल्हा खाना बना रहे हैं, तो अब मुझे ज़्यादा चाहिए, हीट चाहिए, तो मन चाह हमको तुरंत हीट चाहिए। अभी हमको तुरंत चाय बनानी है तो उसके लिए हमको जलाना पड़ेगा, सुलगाना पड़ेगा, तब लहकेगा, तब तुरंत होगा, है ना, लेट होगा। एंड गैस का इस्तेमाल जब करते हैं, तुरंत हम चालू बंद करेंगे, फास्ट करेंगे, तुरंत फास्ट हो जाएगा, आग धीमे करेंगे, तुरंत धीमे हो जाएगा। तो ये कमियां यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या निरंतर लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता, मतलब कंटिन्यू ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। ये खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर आपको यूज करना पड़ेगा, फिर जलाना पड़ेगा, उसमें बार बार हमको कोयला डालना पड़ता है। कोई भी चीज़ ले लो, है ना। तो ये चारों इसकी हानियां हैं। एंड यहाँ पे है इंग्लिश वाला क्वेश्चन आंसर, इट स्प्रेड्स टू मच पॉल्यूशन, है ना। तो आप लोग भाई इसको देख लिया करो, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं जब इंग्लिश को समझाना शुरू करूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाना, बिकॉज क्वेश्चन पता है 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चुना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलता है, और जो कारक देखने को मिलता है, ये वाला मिलता है ऑप्शन, ये ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। सवाल होता है ऑब्जेक्टिव में कि किन किन कारकों पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनके अलावा जो होगा वो नहीं करेगा। तो आप सब्जेक्टिव पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं, चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर मतलब ये हुआ कि चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कोई तार है, एक मेरे पास इतना लंबा तार है, अब मेरे पास इतना लंबा तार है, ठीक है, 2 तार है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में जो लगेगा टाइम, तो यहाँ से जाने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रुकावटें ज़्यादा हो रही, ठीक है ना। तो चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, है ना। प्रतिरोध मतलब क्या समझे, रुकावट उतना ज़्यादा होगा। तो जितनी लंबाई तार होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। जैसे मान लीजिए बिजली, हम यहाँ पर से बिजली दे रहे हैं, ठीक है ना। एक घर में बिजली मैंने दिया इन्वर्टर से, मान लेते इन्वर्टर से मैं दे रहा हूँ बिजली, यहाँ पे गया, फिर दूसरा घर यहाँ पे बिजली गया, तीसरा घर यहाँ पे गया, चौथा घर यहाँ पे गया। तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा चौथा घर में जो बल्ब जल रहा होगा उसका थोड़ा मध्यम हो गया होगा, धीमा हो गया होगा, और पहला घर में जो बल्ब जल रहा है बहुत फास्ट लाइट से। तो पता क्या चल रहा, जो चालक तार की लंबाई ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। जब प्रतिरोध अधिक होगा तो थोड़ा स्लो भी हो जाएगा, वहाँ पहुँचना, वोल्टेज भी स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। चालक तार की मोटाई पे भी डिपेंड करता है। चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। देखें, घटता है। चालक तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। मान लें मेरे पास एक पतला सा तार है, ठीक है ना, उस तार का हम इस्तेमाल करते हैं एक बल्ब जलाने में। अब तो बल्ब के लिए जितना क्षमता उतना क्षमता ये तार सहन कर ले रहा। अब मुझे एसी चलाना है, तो अब इस तार को जब चलाएंगे ना तो ये तार जल जाएगी, बिकॉज एसी के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और तार के पास उतना क्षमता नहीं है। तो एसी के लिए 2.5 mm यानी कि मोटी तार देखने को मिलती है। तो तार बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि जितना मोटा तार होगा ना उसमें बहुत ज़्यादा तेजी से बिजली प्रभावित होगा। समझ में आ रहा ना, यही है कारण। तो अब जैसे छोटा सा चीज़ यूज़ करना है तो मोटा तार के क्या होता है, छोटे सी चीज़ यूज़ कर लेंगे तो पतला तार। अब हमको एसी यूज़ करना है, फ्रिज यूज़ करना है तो उसके लिए मोटा मोटा तार चाहिए, ठीक है ना।
तार के ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि अगर हीट हो जाएगा ना, अगर चालक हीट होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे लोहा है, ठीक है ना, लोहा है पूरा गर्म होया हुआ है। एक ठंडा में लोहा है, एक गर्म, मतलब गर्मी मौसम में लोहा है, एक ठंड के मौसम में लोहा है। तो ठंड के मौसम में देखेंगे लोहा में प्रतिरोध बहुत फास्ट है, मतलब बिजली बहुत फास्ट गुजरेगा। लेकिन गर्मी के दिन में थोड़ा सा कम गुजरेगा, क्योंकि गर्मी में लोहा हीट हो गया, ताप हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा है चालक पदार्थ में। प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। मतलब चालक की पदार्थ अगर जैसे चांदी है ना, कोई चालक एक चांदी है, तो चांदी में ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है, बहुत फास्ट विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध का नाम ही नहीं उसमें मिलता है, ठीक है। अब मैं ले लूँगा एल्युमिनियम, तो उससे कम जाएगा, है ना। अब मैं लोहा ले लूँगा तो उससे और कम जाएगा। तो चालक के पदार्थ पर भी डिपेंड करता है कि प्रतिरोध क्या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, इसको नोट करना, जरूर नोट करना एंड मेरे टेलीग्राम पे सेंड करना, तब लगेगा मुझे यस आप लोग को नोट होया हुआ। अगर नोट होया हो तो मुझे सेंड करना, ओके। और याद होना चाहिए तो मुझे कमेंट भी करना। एंड ये रहा इसका इंग्लिश। भाई साहब इंग्लिश लवर, आप इसको देख लो, है ना, एंड इसको इंग्लिश में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पढ़ो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है श्रेणी क्रम संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियां को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। यानी कि अगर हम श्रेणी क्रम में करते हैं और उसके जब हम अगर पार्श्व क्रम करते हैं तो फायदा क्या है। तो एक्चुअली यही बात है कि श्रेणी क्रम से ज़्यादा फायदा, अगर पार्श्व क्रम करते हैं तो वो ज़्यादा फायदा है। मतलब कि जो सीरीज में हम जो करते हैं ना, अगर पैरेलल को हम अरेंज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सीरीज से ज़्यादा बेहतर पैरेलल होगा। क्योंकि पैरेलल में क्या क्या बेहतर होगा, चलिए देखते हैं। देखिए पहली बात यहाँ पे है, प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी जा सकती है या रोकी जा सकती है। यानी कि अगर आप अगर कनेक्शन किए हैं बिजली का, ठीक है, और अगर उसको पैरेलल में कनेक्शन किए हैं तो उसके लिए अलग अलग स्विच होता है। हम जब चाहें तो जो भी बल्ब चाहें वो बल्ब जलाते हैं। जैसे हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। जिस बल्ब को दबाएंगे, पंखा चलाना तो पंखा वाला बल्ब दबाते हैं, बत्ती जलाना तो बत्ती वाला जलाते हैं। लेकिन अगर आप सीरीज में कनेक्शन कर दोगे घर में, तो एक बार बटन दबाओगे पूरा फैन चालू हो जाएगा, पूरा टीवी, एसी, फ्रिज सब चालू हो जाएगा, और एक बार बंद करोगे पूरा बंद हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ है ना। हमको एक चीज़ पंखा चलाना तो फिर पूरा पंखा की क्या जरूरत है। तो ये फायदा है पार्श्व क्रम में, ठीक है ना। यही कारण है कि शादी वगैरह देखते हैं, शादी में पंडाल वगैरह बनता है तो एक बार पूरा कनेक्शन करता है पंडाल का, एक जगह लगाता है स्विच, दबाता है, पूरा पंडाल में लाइट ऑन हो जाता है ना। सड़क देखें, हाईवे के बीच में बड़ा बड़ा लाइट लगा रहता है, उसमें सीरीज होता है, सीरीज, क्योंकि हर लाइट में बटन नहीं लगा है। कितना आदमी जाके बटन चालू करेगा, एक बार इसका बटन सभी, मतलब कुछ 100-150 जो भी मानो, है ना, कुछ जो है लाइटों का एक पॉइंट होता है, उसमें एक बार बटन दबाएगा पूरा लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये है सीरीज क्रम, ठीक है ना। अब देखते हैं, ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं में सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप पार्श्व क्रम से संयोजित करते हैं तो सभी के बीच का जो विभवांतर है वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए लैंप, बिजली की प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचलन के योग्य बनाया जा सकता है, मतलब एक ही वोल्टेज पे। अब मान लीजिए कि घर में मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं रेफ्रिजरेटर के लिए ज़्यादा वोल्टेज यूज कैसे कर सकते हैं। एक ही घर में, यहाँ मेरा तार है, मेन तार है ना, यहाँ से मेरे घर में आया बिजली, अब यहाँ पे AC भी है, फैन भी है, बिजली भी है, तो सबके लिए एक ही कनेक्शन जा रहा है, सबके लिए एक ही वोल्टेज जा रहा है ना, सब। क्यों? क्योंकि मैंने पार्श्व क्रम से कर दिया है। अगर सीरीज कर देंगे तो अब हम सीरीज कर देंगे तो पता क्या होगा, सब अलग अलग। अब हमारे पास बल्ब है तो बल्ब को कम वोल्ट चाहिए, फ्रिज को ज़्यादा वोल्ट चाहिए, तो इसमें जो है ना जो मशीन है वो ख़राब हो सकती है। तो ये दोनों बातों को याद करेंगे इंग्लिश वाले, यहाँ पे इसको जरूर नोट कर लेना। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा मे भी कहने का इंग्लिश में मिस्टेक होगा तो सॉरी इसके लिए, बिकॉज बट आप समझ जाओगे बहुत हद तक। ओके, चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल तो बहुत वायरल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश में नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। आप सवाल पढ़ते हैं, आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव में सवाल कि अगर कोई व्यक्ति आसमान पर चलता, अंतरिक्ष पर चल जाता है तो उसको पूरा अंतरिक्ष पूरा काला दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ वायुमंडल नहीं है। अब इसको देखते कैसे लिखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। हम नीचे से देखते हैं आकाश तो हमको आकाश कैसे दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन अगर कोई आकाश पे चल जाए, मतलब एकदम अंतरिक्ष पे चल जाए, तो उसको आकाश काला दिखाई पड़ेगा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होता है, जो जाता है अंतरिक्ष पे, वो इतनी ऊंचाई पे चल जाता है कि वो जहां वहां पे वायुमंडल का नामो निशान नहीं रहता। अब जहां ना ही वहां कोई प्रकीर्णन होगा, जाहिर सी बात, जहां पे वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकीर्णन कैसे होगा। हम जो आसमान की लाइट, आसमान को जो नीला देख रहे हैं, वो नीला जो है ना वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल है और वायुमंडल होने के कारण प्रकाश जो है ना प्रकीर्णन हो रहा है, फैल रहा है,
स्कैटरिंग हो रहा। स्कैटरिंग होने के कारण हमारी आंखों पे पड़ता है लाइट और हम देख पाते हैं कि नीला आसमान है। लेकिन भाई साहब जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री गया है आकाश में, वहाँ पे तो वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो वायुमंडल में तो प्रकाश कैसे प्रकीर्णन होगा, है ना। जब प्रकीर्णन ही नहीं हो पाएगा तो उसको काला काला दिखाई पड़ेगा, एकदम अंधेरा दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो ये कारण है, इसीलिए जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप पढ़ते, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर और बहुत बार आया भी सवाल है ना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? आपको पता भी है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दो। जो बंदा सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देगा ना, ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में ही ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। आप देखो ना, सब्जेक्टिव अगर कोई बंदा याद कर लेगा कि हीरा का अपवर्तनांक 4.2 होता है, 4.24 होता है, 2.42 होता है, तो अब उसको ऑब्जेक्टिव में सवाल मिल जाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल बना देगा। डायमंड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42, व्हाट डज इट? इसका मतलब क्या है? देखिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह है, मतलब इस कथन का मतलब यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है। घनत्व के मतलब होता है डेंसिटी, गाढ़ापन। मतलब हीरे का जो प्रकाशिक डेंसिटी है, गाढ़ापन बहुत ही ज़्यादा है, जिससे एक कठोर पदार्थ है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। देखो यार, हीरा एक कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डनेस अगर पदार्थ है वो है हीरा, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी उसमें पाया जाता है। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ एक लकड़ी, ठीक है ना, और यहाँ पे ले लूँ पानी, और यहाँ पे ले लूँ हवा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ मिलेगा? लकड़ी में, क्योंकि लकड़ी पूरा ज्वाइंट होया हुआ है। पानी थोड़ा कम है, क्योंकि पानी को हम अलग अलग कर सकते हैं, तुरंत एक गिलास से दूसरे गिलास में कर लेते हैं, और हवा तो ऑटोमेटिक। तो ये डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है ना। तो हीरा में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है। इसके कारण क्या होता है? दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ माना जाता है, और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 होता है। क्लियर है? तो पता क्या चला, जो पदार्थ, जिस पदार्थ का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उतना ही ज्यादा होगा, और जो पदार्थ का घनत्व सबसे कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? सबसे कम होगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वाले इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद दो नंबर में सवाल पूछता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भू संपर्क क्या है? भू संपर्क मतलब होता है ग्राउंड वायर। देखिए, ग्राउंड वायर, देखिए, भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण को से ढकी रहने वाली एक सुरक्षा तार है। भू संपर्क जो मतलब अर्थिंग जो वायर होता है ना, जो जमीन के अंदर वायर डालते हैं, तो भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण, मतलब एक आवरण से ढका रहता है। जैसे हम कोई तार यूज करते हैं, कैसे ऊपर में कवर चढ़ा होता रहता है कि नहीं? नंगा तार तो नहीं रहता है, ऊपर में कवर चढ़ा होता है। तो ही बोला गया हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली एक सुरक्षा तार है, जो घर के निकट भूमि के भीतर हुई गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित होती है। होता क्या है, जो जमीन के नीचे कोई धातु डाल देता है और उसमें जो है वो तार जो है मिला देता है, उसको तार को उसमें लपेट देता है। धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है। इससे साधित्रों मतलब सामान वगैरह उनका प्रयोग करने वालों की सुरक्षा होती है। यानी कि अगर भू संपर्क करते हैं तो भू संपर्क करना जरूरी नहीं, तो फिर आपका जो सामान वगैरह वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर उसको सुरक्षित रखना है तो भू संपर्क जो है करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, एंड ये लास्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सवाल 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल के द्वारा, सेल मतलब क्या होता है? बैटरी, परिपथ में विद्युत धारा के लिए किए गए कार्य की दर या सेल द्वारा परिपथ में कोई इकाई समय में की गई ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाती है। देखिए, एक सवाल, सेल के द्वारा कोई बैटरी है, अगर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह किया जा रहा तो किए गए कार्य की दर, जितना दर हो रहा ना, काम करने की जो दर हो रहा वही क्या कहलाएगा? विद्युत शक्ति कहलाएगा। या तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या सेल द्वारा परिपथ को इकाई समय में दी गई ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी कि एक इकाई समय में जो ऊर्जा उसको मिल रहा ना, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति बोला जाता है, ठीक है। इसको पी से डिनोट किया जाता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे W बराबर यहाँ पे लिख देना, चूंकि 5 नंबर में सवाल में ये अगर मिलेगा तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, कम नहीं चलेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा W बराबर I² RT फार्मूला होता है। इससे P बराबर W/T फार्मूला बना, P बराबर I² R बना, ठीक है। ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखिएगा तब तो 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का सवाल है भाई, तो लिखना भी तो पड़ेगा ना। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। वाट बराबर जूल
प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति के मापने के लिए अश्व शक्ति का भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये भी आता सवाल। अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोड़ा होता है, जब पता है ना आपको, संस्कृत में पढ़े होंगे, अश्व का मतलब घोड़ा होता है। तो एक अश्व शक्ति का मतलब 746 वाट, मतलब एक घोड़ा में जो पूरा शक्ति जो होता है ना, एक्चुअली जो एक घोड़ा में पूरा शक्ति होता है वो 1 वाट 746 वाट के बराबर होता है। ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश वाला यहाँ पे वर्ड है, इंग्लिश का जो ट्रांसलेट किया हुआ है, आप इसको इंग्लिश में नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाता क्वेश्चन लास्ट, और मैंने आज इस वीडियो में बताया है 7 क्वेश्चन फिजिक्स का। तो कैसा लगा आप लोग को ये सवाल? एंड 7 AM एंड 7 PM इस टाइम को जोड़ना मत भूलना। एंड आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे ब्लॉग वाला भी चैनल है, उसको उसमें भी थोड़ा सा अपना प्यार बरसाया करो, प्यार बरसाओ उसमें, है ना। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, और आपको इसमें से कितना सवाल याद था ये तो बताना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं था तो आज से कल तक एकदम इसको याद कर लेना, ये होमवर्क रहा मेरा आपसे। तो वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।